स्वागत है आपका YouTube चैनल यूके सिविल ड्रीम्स पर। हम पढ़ रहे हैं अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन के बारे में और ये उसका अंतिम वीडियो है पार्ट 5। ओके, तो 5वें पार्ट में हम इस अनुलेखन प्रक्रिया को समाप्त कर लेंगे। और अनुलेखन की प्रक्रिया हमने जो पिछली बार पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि एक हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए हमें प्राप्त होता है, बट उस हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए को हम इतना रिलायबल नहीं मान सकते हैं कि उससे सीधे प्रोटीन का निर्माण हो जाए, तो हमें उसमें कुछ तकनीकी छाँट काट करनी पड़ती है। उसी के बारे में हम लोग इस पार्ट में देखेंगे। छोटा सा वीडियो होगा और कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो अनुलेखन होता है दोनों में कुछ अंतर है। तो पहले वही बात कर लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो अनुलेखन होता है, क्या दोनों में समानताएं होती हैं या दोनों में अनुलेखन की प्रक्रिया अलग अलग है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि क्या क्या इनमें अंतर या समानताएं होती हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जो नई चीज़ें होंगी वो मैं इसमें ऐड कर लूँगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो अनुलेखन होता है उसमें सबसे बड़ा जो अंतर है वो मैंने आपको पहले ही बताया है। एक अंतर मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए का निर्माण करता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए का निर्माण करता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एक ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सभी प्रकार के आरएनए का निर्माण करता है। ठीक है, एक ही आरएनए पॉलीमरेज सभी प्रकार के आरएनए का निर्माण करेगा, सभी प्रकार के आरएनए का निर्माण करता है। ये पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। एक ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ऐसा नहीं है कि मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए अलग आरएनए है, उसके लिए अलग है। बट आप देखिए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं। देखिए, ये मैं बता चुका हूँ। आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है जिससे आरएनए बनता है। ओके, ऐसे ही आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है जिससे मैसेंजर आरएनए बनता है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है जिससे ट्रांसफ़र आरएनए बनता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पर एक अपवाद है कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 जो होता है उससे एक आरएनए और बनता है जिसे हम कहते हैं 5S आरएनए। 5S आरएनए, ठीक है, यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 से बनता है। ठीक है, ओके, चलिए तो देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें जो अनुलेखन की प्रक्रिया होती है, इनमें जो अनुलेखन की प्रक्रिया होगी वो, चलिए दूसरा अंतर देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो अनुलेखन होता है यह कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, की प्रक्रिया कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में होती है। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यानी कि प्रोकैरियोट्स में जो अनुलेखन होता है वह हमेशा कोशिका द्रव्य में होता है। कारण क्या है? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक तो होता ही नहीं है, सारा का सारा जो है मटेरियल बिखरा रहता है कोशिका द्रव्य में, तो इसलिए अनुलेखन की प्रक्रिया भी कहाँ पर होगी? कोशिका द्रव्य में। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर एक बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। तो ये जो अनुलेखन की प्रक्रिया होती है कहाँ पर होगी? केंद्रक में होगी। अनुलेखन की प्रक्रिया कहाँ होगी? केंद्रक में, और केंद्रक से निकल करके मैसेंजर आरएनए फिर जाएगा राइबोसोम के पास और फिर वहाँ पर क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। तो ये अंतर है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अनुलेखन में और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अनुलेखन में। ये दूसरा अंतर मैंने आपको बता दिया। तीसरा अंतर, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें किसी भी तरीके से स्प्लिट जीन नहीं पाई जाती। स्प्लिट जीन नहीं पाई जाती। मैं आपको बताता हूँ स्प्लिट जीन्स क्या होती हैं। नहीं पाई जाती। ठीक है, ये आप अंतर नोट कर लेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्प्लिट जीन्स नहीं पाई जाती हैं। देखिए, स्प्लिट जीन्स क्या होती हैं तो पहले यहाँ देख लेते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होगा? स्प्लिट जीन्स पाई जाती हैं। स्प्लिट जीन्स पाई जाती हैं। देखिए, स्प्लिट जीन्स क्या होती हैं? जो डीएनए का हमारा पोर्शन होता है वो डीएनए के पोर्शन में, मैंने आपको डीएनए के बारे में बताया था, लेकिन अभी हम आरएनए के संदर्भ में देख रहे हैं। कुछ भाग ऐसे होते हैं जो कोडिंग करते हैं और कुछ भाग ऐसे होते हैं जो कोडिंग
नहीं करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोडिंग करने वाले पार्ट्स को हम एक्सॉन्स कहते हैं और कोडिंग ना करने वाले पार्ट को हम इंट्रॉन्स कहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, इंट्रॉन्स वाला पार्ट देखिए, ठीक है, दो तरह स्प्लिट जीन्स जो होती हैं उसमें दो तरह के पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है एक्सॉन्स, ठीक है, एक्सॉन्स का मतलब होता है ऐसे पार्ट डीएनए का ऐसा भाग जिसमें कोड्स होते हैं, और इंट्रॉन, आई फॉर इंट्रॉन ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार के कोड्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं इसमें क्या होगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अगर स्प्लिट जीन्स पाई जाती हैं, इसका मतलब ये जो निकल के आएगा अनुलेखन की प्रक्रिया के बाद वो मैसेंजर आरएनए नहीं होगा, वो होगा एचएनआरएनए, क्योंकि अभी भी उसमें इंट्रॉन्स मौजूद होंगे। ठीक है, जिसे हम हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए या विषम केंद्र की आरएनए कहते हैं। बट जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें स्प्लिट जीन्स नहीं पाई जाती हैं, यानी कि इंट्रॉन्स वाला पार्ट उसमें होता ही नहीं है, इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ क्या पाए जाते हैं, एक्सॉन्स पाए जाते हैं, यानी कि कोडिंग वाले पार्ट पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जब भी अनुलेखन की प्रक्रिया होगी तो उससे डायरेक्ट क्या बन जाएगा, मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अनुलेखन में कुछ अंतर हमने देख लिया था। चलिए अब थोड़ा बहुत हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए या एचएनआरएनए क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, हम जिस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं उसे कहते हैं स्प्लाइसिंग। आपकी बुक में भी दिया होगा स्प्लाइसिंग प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, देखिए हमने करना क्या है, हमें चाहिए था मैसेंजर आरएनए, सिंपल सी बात है, हमें चाहिए था मैसेंजर आरएनए, उसके लिए हमने अनुलेखन की प्रक्रिया की। बट अनुलेखन की प्रक्रिया करके प्रोकैरियोट्स कोशिका को तो मिल गया, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनको क्या मिला, एचएनआरएनए, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। मैंने बता दिया हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए क्या होता है, जिसमें इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों पाए जाते हैं। देखिए आपने ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का एक डायग्राम है, इसे ध्यान से देखिए। ये देखिए ये डीएनए है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से ये बन के निकल गया आपका आरएनए। ठीक है, बट हम इसको अभी मैसेंजर आरएनए नहीं बोल सकते। आप खुद भी देखिए इसमें ये ब्राउन कलर भी, रेड कलर दिया हुआ है और ये येलो कलर दिया हुआ है। तो जो ये ब्राउन कलर इसमें दिया हुआ है ये इसके इंट्रॉन्स हैं। ठीक है, इंट्रॉन्स लिखा भी हुआ है, देखिए ब्राउन कलर में इंट्रॉन्स दिए हुए हैं और येलो कलर में क्या होंगे, एक्सॉन्स। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो कोड्स हैं जिनमें प्रोटीन बनेगा वो एक्सॉन्स येलो कलर वाले हैं, बट इसके साथ ये रेड कलर के इंट्रॉन्स भी जुड़ गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप इस चित्र में देख रहे होंगे, इन्होंने क्या किया, इसको ऐसा कर दिया, देखिए ठीक है, इस तरह से इसको एक जैसे रस्सी है उसको चिपका दिया ऐसे, और ऊपर वाले पार्ट को अलग कर लिया एंजाइम्स की मदद से। तो इससे क्या बन गया, ये ऊपर वाले पार्ट सारे अलग हो गए और उसके बाद आपके पास सीधे नीचे क्या आ गया, ये मैसेंजर आरएनए आ गया। समझ रहे हैं, आपकी बुक में डायग्राम दिया गया है। पर जब आपके पास मैसेंजर आरएनए आता है तो उसके बाद आपको एक प्रक्रिया और करनी होती है जिसे हम कहते हैं कैपिंग एंड टेलिंग। ओके, बस उस प्रक्रिया को आप देख लीजिए, उसके बाद आपका एक टॉपिक समाप्त हो जाएगा। कैपिंग, ठीक है, कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग में क्या होता है, हम क्या करेंगे, 7 मेथिल ग्वानोसिन, ये आपको नोट करना पड़ेगा, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ऐड किया जाता है। कहाँ पर ऐड किया जाता है, 5 प्राइम एंड पर। ठीक है, कैपिंग करने के लिए क्या करते हैं, 7 मेथिल ग्वानोसिन को ऐड करते हैं 5 प्राइम एंड पर। जो एक कैपिंग होती है, देखिए कैपिंग का मतलब है इस पर एक कैप लगाना। ये 5 प्राइम है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेथिल ग्वानोसिन Mg। ठीक है, 7 मेथिल ग्वानोसिन, तो Mg ये मेथिल ग्वानोसिन को इंडिकेट करता है। 5 प्राइम एंड पर आप देख सकते हैं ये कैपिंग की गई है। कैपिंग करने से क्या होगा, ये मैसेंजर आरएनए को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, देखिए बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं कोशिका के अंदर और वो इसको डैमेज कर सकते हैं, इसीलिए इस तरह से इसकी कैपिंग की जाती है। और जो कैपिंग होती है ये एक चीज़ में और मदद करती है, जो देखिए क्योंकि अभी मैसेंजर आरएनए बन चुका है, ये अब राइबोसोम के पास जाएगा केंद्रक से बाहर निकल के, तो वहाँ पर इसको राइबोसोम के साथ जुड़ने के लिए भी कोई स्थान चाहिए होगा। तो ये 5 प्राइम एंड पर जो ये 7 मेथिल ग्वानोसिन होता है, ये इसको एक ऐड करने के लिए एक साइट अवेलेबल कराता है, यानी कि एक स्थान उपलब्ध कराता है। ठीक ऐसे ही कैपिंग के बाद टेलिंग होती है। ठीक है, टेलिंग आप समझ रहे हैं, टेल का मतलब पूंछ। तो यहाँ पर 200 न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया जाता है। ठीक है, 200 न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया जाता है 3 प्राइम एंड पर। देखिए पॉलीएडिनाइलिन टेल ये कह रहा है, ठीक है ना, पॉलीएडिनाइलिन एसिड को ऐड किया जाता है। 200 न्यूक्लियोटाइड पॉलीएडिनिलिन को
3 प्राइम एंड पर ऐड किया जाता है, इसलिए इसको पॉली ए टेल कहते हैं। बहुत सारे ए यहाँ पर जुड़े होते हैं तो इसलिए इसको पॉली ए टेल कहा जाता है। ये भी इसको एंजाइम से बचाने के काम आती है, ठीक है। तो उसके बाद ये कैपिंग और टेलिंग होती है, इंट्रॉन और एक्सॉन्स को अलग कर लिया जाता है, और फाइनली जो मैसेंजर आरएनए होता है वो हमको प्राप्त हो जाता है। तो अपनी बुक में इस डायग्राम को आप और भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपकी बुक में स्प्लाइसिंग के संबंध में दिया गया है, यही वो प्रक्रिया है स्प्लाइसिंग। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि स्प्लाइसिंग में क्या होता है। स्प्लाइसिंग में हम इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स को अलग करते हैं और नॉन फंक्शनल पार्ट को निकालते हैं। आप इतना तो समझ गए होंगे कि कुछ पार्ट फंक्शन करने वाला है, कुछ भाग ऐसा है जो फंक्शन नहीं करेगा। तो इंट्रॉन जो है वो कोई काम नहीं करेगा, तो इंट्रॉन की हमें आवश्यकता नहीं है, तो इंट्रॉन को हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली हमको एक मैसेंजर आरएनए प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो फाइनली इस टॉपिक का यहीं पर समापन होता है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। 1 मिनट, क्या पता मेरे पास इसमें कोई और इमेज हो, मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए एक इमेज और है जहाँ पर आपको दिख रहा है प्री मैच्योर्ड आरएनए। ये वो आरएनए है जिसे हम अभी तक एचएनआरएनए कह रहे हैं, ठीक है। एचएनआरएनए कह रहे हैं, 5 प्राइम और 3 प्राइम सिरा है, और इसमें देखिए इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स हैं। उसके बाद हमने क्या किया, इसको मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट किया स्प्लाइसिंग करके, ठीक है, स्प्लाइसिंग करके। तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए यहीं पर हमारे इस 5 वीडियो की सीरीज़ में अनुलेखन टॉपिक समाप्त होता है। आप लोग इन वीडियोस को बार बार देख करके रिवीजन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।